दरबार में सुबह की पहली किरण जैसे ही महल की बड़ी मूर्तियों पर चमकी, अकबर बादशाह ने दरबार का फरमान सुनाया। आज एक बड़ा मामला है जिसे तुरंत सलटा कर निपटाना होगा। अदालत के द्वार पर लोगों की भीड़ लगी थी। कुछ लोग घबराहट में थे, कुछ उत्सुकता से और कुछ हंसते हंसते कान पकड़कर खड़े थे। बीरबल अपनी सादगी भरी मुस्कान के साथ पौधा घेरे हुए दरबार में आए। आज मामला कुछ ऐसा था कि हर कोई बस अफसाना सुनने को बेताब था। किसी ने बताया कि शहर का सबसे धनी व्यापारी, नाम था शेख अब्दुल रहमान, जिस पर पूरा शहर निर्भर रहता था, का घर कल रात अचानक चुराया गया था। चोरी का माल था 100 सोने की ईंटें, बिल्कुल साफ और निशान रहित। ईंटें इतनी भारी थी कि चोरी की आवाज को कोई नहीं सुन सका, लेकिन उनका वजन और चमक पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। शेख की बेटी, जिनका नाम फातिमा था, आंखों में आंसू लिए दरबार में आई और बोली, जहांपनाह, मेरे पिता का सारा भरोसा उस ईंटों से जुड़ा था। इन ईंटों का हर एक टुकड़ा मेरे परिवार की समृद्धि की गारंटी था। अब वे गायब है। अकबर ने गंभीरता से कहा, बताओ शेख, पुलिस ने क्या किया? कौन संदिग्ध है? शेख ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, कल रात मेरे घर के निवासी सूफी ने दरवाजा खुला देखा था। उसने शोर सुना पर कुछ नहीं देखा। हमारे पड़ोसी हकीम भी आकर बोले कि उन्होंने चोरों को खेत की ओर चलते देखा। परंतु आज सुबह मेरे पास खबर आई कि मेरे पुराने सेवक, जिसका नाम झुमरू था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लोग कहते हैं कि वही चोरी करके ईंटें बेचने जा रहा था। पर मैंने झुमरू पर हमेशा भरोसा किया है। वो मेरे घर में पला बढ़ा है। झुमरू को कंगनों में बंधा दरबार में खड़ा किया गया। उसकी आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी। झुमरू बोला, जहांपनाह, मैंने कभी अपने मालिक के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं उनकी सेवा करता करता बूढ़ा हो गया हूं। उन ईंटों का मूल्य जानता हूं और मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि चोरी करके उन ईंटों को किसी साधारण बाजार में बेच दूं। लोगों ने ऐसे ऐसे अनुमान लगाए कि अदालत गुलजार हो गई। कोई कहता था झुमरू ही चोर है, तो कोई कहता था शायद कोई बाहरी गिरोह है जो शहर में छिपा हुआ है। अकबर ने धैर्य से सभी बातें सुनी और फिर अपनी आंखें बीरबल पर टिकाई। बीरबल ने अपनी मुस्कान बढ़ाई और कहा, जहांपनाह, यदि आप इज्जत दें तो मैं इस पहेली का हल कर दूंगा। अकबर बोले, बोलो फिर, क्या उपाय है? बीरबल ने कहा, अलबत्ता, पर मुझे 2 चीजें चाहिए, समय और एक छोटी सी व्यवस्था। दरबार की बड़ी बड़ी खिड़कियां खुल गई और लोगों की उम्मीदें ताजा हो गई। बीरबल ने सबसे पहले तो शेख अब्दुल रहमान से विनयपूर्वक कहा, मिराज हक, क्या आप 100 सोने की ईंटों का कोई पूरा बंटा हुआ रिकॉर्ड रखते हैं? कोई निशान, कोई चोट, कोई खास बनावट? शेख बोला, हाँ बीरबल, ईंटों पर एक तरह की छोट छोट सी अंकित रेखा थी, पर वही निशान चोरी के दौरान कुछ मिटे लगे। पर हमें याद है कि कुछ ईंटे पर हल्की सी काली धारियां थी। बीरबल ने आंसू भरी भावनाओं को समझते हुए दरबार में शांति कायम कराई और फिर निम्नलिखित योजना पर अमल करने की पेशकश की। पहला काम, आज यहां एक मंडप लगवाइए जहां पर एक नकली ईंट रखी जाएगी। पर ध्यान रहे, नकली ईंट असली से बिल्कुल मिलती जुलती, पर उसका वजन थोड़ा कम होगा। मैं चाहता हूं कि झुमरू को और 3 अन्य संदिग्धों को बुलाकर कहा जाए कि वे उन ईंटों को खरीदना चाहते हैं। लोगों ने आश्चर्य से देखा। अकबर ने पूछा, क्या यह चाल सही है बीरबल? क्या झूठ का सहारा लेना ठीक है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, सत्य की रक्षा के लिए कभी कभी चालाकी की जरूरत पड़ती है, पर मैं किसी को बेईमानी के कारण दंड नहीं दूंगा। बस झज मामले की तह तक जाऊंगा। शेख की सहायता से मंडप सजाया गया और उस नकली ईंट को मंडप के बीचों बीच रखा गया। झुमरू को दरबार में बाकी लोगों के साथ लाया गया और साथ में 3 और आदमी भी बुलाए गए जिनके ऊपर पिछले दिनों से शक था। एक बाजार का सौदागर, एक अनजान मुसाफिर और एक बुढ़ा नजरबंद। बीरबल ने कहा,
ये ईंट विशेष है, ये जिनके पास जाएगा उसे तुरंत पकड़ ले। इस पर झुमरू का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य के साथ साथ कुछ और भी चमकने लगा। वो आराम से नहीं बैठ रहा था। बीरबल ने दरबार के जिस सौदागर से कहा, सोचो, अगर तुमने असली ईंट चुराई है और उसे बेचने की सोच रहे हो तो तुम उसी तरह व्यवहार करोगे जैसे बीते दिनों चुराए गए लोग करते थे। बेचारा सौदागर बेझिझक बोला, मैंने कभी चोरी नहीं की। बीरबल ने मुख पर हल्की मुस्कान रखकर कहा, ठीक है, पर परीक्षा तो करनी होगी। मंडप की ओर से एक नौकर ने नकली ईंट को उठाकर बड़ी हल्की आवाज से कहा, ये ईंट सोने की ईंटों की तरह दिखती है, पर यह असली नहीं है, ये एक जाल है। कुछ लोग गूंजी उठे कि यह सब ड्रामा है। तभी एक व्यापारी जो कि वहां उपस्थित था अचानक उठा और बोला, मियां, ये बात अजीब है। कल रात मैंने देखा था कुछ लोग ईंटों को गाड़ी में डालते हुए खेत की ओर जाते दिखाई दिए। शायद यही वही लोग थे। ये बात सुनकर बीरबल ने ध्यान दिया कि किसी के हाव भाव असामान्य हैं, पर वो अभी और इंतजार करना चाहता था। बीरबल ने अगले चरण में कहा, अब हम एक बड़ा खेल खेलेंगे। मैं ये नकली ईंट एक बड़े बक्से में रखवा दूंगा और पूरे दरबार को बुलाऊंगा। जो भी आदमी उस बक्से के पास आकर ईंट मांगेगा उसे पकड़ लीजिए। क्या बेईमानी की निशानी पकड़ी जा सकती थी? सबने इस योजना को स्वीकार किया। दरबार में बक्सा रखा गया और कहा गया कि इसमें सोने की ईंटें हैं। भीड़ कुछ अशुभ नजरों से बक्से की ओर झुकी हुई थी। कुछ लोगों ने कहा, यह कैसे भी हो सकता है, पर बीरबल समझदार था। उसने दरबार के बाहर कुछ चुनी हुई दुकानदारों और गवाहों को भी बुला लिया। वे चुपचाप बक्से के आसपास जमा हो गए। बीरबल ने खुद बक्से को खोलकर दिखाया। उसमें नकली ईंट थी और फिर आश्चर्यजनक ढंग से पूछा, जो भी आदमी असली ईंट को बेचने आया है वो सामने आए। तभी झुमरू ने कदम बढ़ाया। उसकी आंखें फट गई और उसने बक्से की तरफ देखा। मौसम ठंडा था और दरबार में खामोशी छा गई। झुमरू ने धीरे धीरे कहा, जहांपनाह, मैं इससे संबंधित नहीं हूं। पर उस वक्त एक छोटा सा कंदिल गिरा और नकली ईंट पर चमक पड़ी, जिसकी वजह से बक्से के पास खड़े एक आदमी की सांसें थम गई। वो वही बूढ़ा आदमी था जिसे पहले संदिग्ध कहा गया था। वो बुरी तरह घबराया और धीरे से बक्से के पास गया। उसकी आंखें चकित थी, पर तभी उसने अचानक बक्से को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। कुछ दरबारियों ने उसे रोका, पर वो जोर आजमाने लगा। उसकी हालत देखकर बीरबल ने तुरंत कहा, उसे पकड़ लीजिए। दरबार में हंगामा मच गया। बूढ़े आदमी ने हिंसक तरीके से विरोध किया, पर जब उसकी जेबों की तलाशी ली गई तो उनमें कुछ कागज और एक खारिज करने योग्य दस्तावेज मिला, जो उसे शेख के साथ पुराने झगड़े में फंसाने का सबूत था। पर बीरबल ने ध्यान से देखा कि बूढ़े आदमी के हाथ पर मिट्टी लगी हुई थी और उसके जूते पर खेत की मिट्टी थी। यह सब उस समय के मुताबिक था जब चोरी खेत की ओर ले जाई गई थी। पर फिर भी शंका बनी रही, क्या वही चोर था? बीरबल ने शांति से कहा, यह सब ठीक है, पर अभी हम नहीं कहेंगे कि वही चोर है। फिर उस शाम को ही, जब सभी लोग थक कर वापस लौटे, बीरबल ने एक और योजना सोची। उसने शेख को बुलाकर कहा, आपके घर की खिड़कियों और दरवाजों की एक एक तस्वीर बनवाई जानी चाहिए। सभी ईंटों की निशानियां, खरोंचे, रंग, सब कुछ सूचीबद्ध करना होगा। शेख ने कहा, पर क्यों? बीरबल ने जवाब दिया, क्योंकि सच वही होगा जो निशानों से सिद्ध होगा। चोर हमेशा वही निशान अनदेखा कर देता है, पर अगर हम निशानों के आधार पर उनकी पहचान कर लें तो मामला सुलझेगा। अगले दिन बीरबल ने 2 दर्जन कारीगरों को बुलाया और शहर भर के सभी सुनारों को आदेश दिया कि वे उन ईंटों से मिलते जुलते किसी भी चीज को पता करने की कोशिश करें। उन्होंने एक एक ईंट की प्रतिकृति बनाई और उनकी सतह पर वही काली धारियां और छोटी छोटी रेखाएं बनवाई। ये काम बार बार जांचा गया। हर एक प्रतिकृति को अलग अलग लोगों के घरों में भेजा गया।
बीरबल ने शाही हवेली के एक कानो कान से कहा, देखो, जो भी व्यक्ति इन प्रतिकृतियों को घर में रखने का बहाना करेगा, उससे पूछताछ करनी है। 3 दिन बाद खबर आई कि नदी के किनारे एक तिनका सा सफेद टोकरा मिला है। उसमें कुछ सोने की छोटी छोटी चिल्कियां और कच्चा सोना मिला। लोगों का कहना था कि शायद चोरों ने कुछ हिस्से यहां फेंक दिए होंगे। बीरबल ने तुरंत नदी के किनारे जाकर देखा। वहां उसने जुत्तों के निशान पहचाने, कुछ जानवरों के पैरों के निशान और एक पुराना कपड़ा मिला जिस पर वही काली धारियां मिली जो शेख की ईंटों पर थी। ये संकेत सीधे तौर पर उस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे थे जिसने ईंटों को घसीटकर नदी किनारे ला फेंका होगा। लेकिन बीरबल जानता था कि सिर्फ निशान ही पर्याप्त नहीं होंगे, उसे चोर का मनोभाव भी समझना होगा। क्यों उसने ईंटें नदी के पास छोड़ी? क्या वो मजबूरी में ऐसा कर गया था या कोई दूसरा मकसद था? इसी बीच बाजार से खबर आई कि एक व्यक्ति शहर के बाहर से सोने की ऐसी ईंटें बेचने का प्रयास कर रहा था और उसने कुछ नकली ईंटों की कीमतें कम कर दी। सुनकर बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि निगरानी बढ़ा दी जाए और तभी चौंकाने वाली खबर मिली। उसी रात एक संदिग्ध गिरोह पकड़ा गया जिनके पास कुछ सोने की ईंटों के टुकड़े और एक दस्तावेज मिला। उस दस्तावेज पर शेख का ही नाम उकेरा हुआ था, पर दस्तावेज असल नहीं, नकली था। घोटाले का कुछ नया रंग उभरने लगा। किसी ने शेख के नाम का इस्तेमाल कर चोरी को अंजाम देने की साजिश रची थी ताकि शेख के विरुद्ध सांठगांठ का आरोप लगे। पर यह सब भी बीरबल के लिए अंतिम सबूत नहीं था। उसे असली चोर तक पहुंचना था। बीरबल ने अब उस बूढ़े संदिग्ध से फिर मिलना चाहा जो बक्से पर हाथ डालते हुए पकड़ा गया था। बूढ़ा कांपते हुए बोला, मैंने ईंटों को छुआ ही नहीं, मैं बस वहीं से गुजर रहा था। पर बीरबल के पास एक योजना और थी। उसने बूढ़े से कहा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कल सुबह तुम बगीचे में आओ, हम सब मिलकर एक परीक्षण करेंगे। अगली सुबह बगीचे में सब जुटे। बीरबल ने कहा, हमने कुछ ईंटें बनाई हैं, कुछ असली दिखेंगी और कुछ नकली। मैं हर एक ईंट पर एक अलग गुलाबी रंग की राख छोड़ूंगा और देखूंगा कि कौन सा व्यक्ति उस राख को अपने कपड़ों में दिखाने से नहीं रख पाएगा। लोगों ने आश्चर्य से देखा। बीरबल ने आगे कहा, चोरों की आदत होती है, वे डर के मारे अक्सर जल्दी में होते हैं और अपना सामान छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ईंट चुराकर बाहर जाता है तो उसके कपड़ों, जूतों या बालों पर थोड़ी बहुत राख लगेगी और वो उसे छुपाने की कोशिश करेगा। ये परीक्षण करने पर असर हुआ। बूढ़े के कपड़ों पर हल्की सी राख मिली। उसे पकड़ा गया और कसकर पूछताछ हुई। बूढ़ा टूटा सा बोला, सच बोलता हूं जहांपनाह, मैंने वही किया जो बरसों की जरूरतों के कारण हुआ। मैं केवल बंधुआ मजदूर हूं और उन चोरों ने मुझे फंसा दिया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं रात को कुछ सामान लेकर आ जाऊंगा और उसे नगद में बेच दूंगा तो मुझे भी हिस्सा मिलेगा। अब बीरबल का ध्यान चोरों की मानसिकता पर गया। वे ऐसे कौन थे जो मजदूरों का इस्तेमाल कर किसी बड़े अपराध को अंजाम दे रहे हैं? इस बीच कई और छोटे छोटे संकेत मिले। एक संदिग्ध पाया गया जिसका नाम था नकीब। वो एक अनोखा आदमी था। लोगों का कहना था कि वह सुनारों के बीच घूमता रहता था और किसी भी नई चीज को पहचान लेता था। नकीब के पास कुछ नकलें और पुराने दस्तावेज मिले जिनमें शेख का नाम था। बीरबल ने समझा कि नकीब किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है जिसने शेख के नाम का इस्तेमाल कर चोरी को अंजाम दिया और फिर शहर के कमजोर लोगों को फंसाया। अब आखिरी मोड़ आया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें एक न्यायिक चाल चलनी होगी। मैं गिरोह के मुखिया को बेनकाब करूंगा, पर ऐसा तरीका अपनाऊंगा कि न कोई निर्दोष दंड पाए और न ही कोई भ्रम फैले। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने गिरोह के मुखिया को आमंत्रित किया। उसका नाम था रफी केमजहब, जो कि पक्के धोखेबाज और चालाक था। रफीक ने बहाना बनाया कि उसे कुछ व्यापार का सौदा है, पर बीरबल ने उसकी बातों में फंसने की जगह छोड़ी और खुद एक चाल चलने लगा।
बीरबल ने शेख के साथ मिलकर एक खामोश मैन बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि शेख अब्दुल रहमान ने दरबार के सामने अपने खोए हुए सोने की ईंटों को वापस खरीदने का इरादा व्यक्त किया है, और जो भी व्यक्ति उन ईंटों के बारे में जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये घोषणा रफीक के कानों तक पहुंची। उसे लगा कि यह सुनहरा मौका है। वो झट से आ गया और अपनी दलाली से कुछ बंदों को भेजा कि ईंटें बेचने वाला उसे मिल जाएगा। बीरबल ने जानबूझकर कुछ नकली संकेत भेजे कि एक गुप्त मिलर है जो रात में ईंटों को बेचने आ रहे हैं। रफीक ने अपनी उन लोगों को इकट्ठा किया जो मजदूरों को फंसाते और ईंटें छुपाते थे। निश्चित रात आई। रफीक अपने आप को बड़ा विजयी समझता हुआ आया। उस रात बेशुमार कशमकश हुई। रफीक ने कहा कि वो उन ईंटों को खरीदकर शेख को बेच देगा, फिर शेख की प्रतिष्ठा को काला करके सब कुछ अपने फायदे के लिए कर लेगा। पर बीरबल की चाल थी गहरी। उसने सभी मार्गों पर जाल बिछा रखा था। जैसे ही रफीक का गिरोह उन नकली ईंटों के पास पहुंचा, उन्हें पकड़ लिया गया। गिरोह के कई सदस्य भाग निकले, पर मुख्य रफीक और उसके सच्चे साथी पकड़ाए गए। उनके कब्जे से असली ईंटों की कुछ पुरानी पहचानियां मिली। कुछ ईंटों पर वही पुराने निशान मिले जो शेख ने बताए थे। पाया गया कि रफीक ने कुछ असल ईंटों को बाजार में कुछ टुकड़ों में बेच दिया था और बाकी को छुपा लिया था। लेकिन ये सब तब तक सिद्ध नहीं था जब तक सच्ची मालूमात न आई। अकबर ने दरबार में खामोशी से सुनते हुए पूछा, क्या सबूत पर्याप्त है बीरबल? बीरबल ने एक एक कर कहा, हाँ जहांपनाह, दस्तावेज, सबूत, गवाह सब है। पर मुझे एक आखिरी जांच करनी है। जो दिमाग सोचता है वो अक्सर ऐसे निशानों से छूट जाता है जिन्हें हम देखते नहीं। बीरबल ने गंभीरता से कहा कि शेख के घर के सबसे पुराने कोने की दीवार में एक खोखला गड्ढा था। वो गड्ढा दरअसल ईंटों को छुपाने वाली जगह बन गई थी, और आज जब इसे खोला गया तो वहां पर बची हुई कुछ ईंटें और कुछ दस्तावेज मिले जिनमें रफीक के हस्ताक्षर और उसके कुछ सौदों के रिकॉर्ड थे। ये वही आखिरी कड़ी थी जिसने रफीक और उसके गिरोह की जुर्म की पुष्टि कर दी। रफीक ने हार मान ली और कहा, मैंने किया मगर मजदूरी और भूख ने मुझे मजबूर किया। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, किसी को मजबूर होना अपराध का बहाना नहीं बनता, पर सज्जनता का अर्थ यह भी है कि न्याय के अलावा दया भी हो सकती है। अकबर ने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया। रफीक को मुश्किल से पकड़कर दंड दिया गया, पर शेख के परिवार को उनकी सहानुभूति के आधार पर कुछ राहत भी दी गई ताकि शेख की बेटी के आंसू सूख सकें और मजदूरों की गलती और मजबूरी के बीच फर्क साफ रहे, और कुछ रोजगार के। पर बीरबल ने सब कुछ यही खत्म नहीं होने दिया। उसने उन मजदूरों के पुनर्वास का प्रस्ताव भी रखा, ये समझते हुए कि बहुत सी बार अपराध गरीबी और भूख से उभरते हैं। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और एक छोटा सा कोष बनवाया गया जिससे मजदूरों को बेगार से आजादी साधन दिए गए। शेख ने भी अपनी गलती समझी। उसने महसूस किया कि उसकी प्रतिष्ठा के भय में उसने कुछ संकेतों को नजरअंदाज किया था। उसने जनता से माफी मांगी और वादा किया कि वो अब गांव और शहर के लोगों के लिए एक बेहतर मालिक बनेगा। दरबार में जैसे ही सच्चाई सामने आई, झुमरू की निर्दोषता भी साफ हुई। वो नहीं चोर था, वो फंसा हुआ था। शेख ने झुमरू से माफी मांगी और उसे फिर से अपने घर में सेवा के काबिल बनाया। झुमरू की आंखों में खुशी और राहत की लहर दौड़ी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की तारीफ की। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, असली न्याय वही है जिसमें सतही दंड नहीं बल्कि कारणों तक पहुंचना और फिर मनुष्य की भलाई का ख्याल रखना शामिल हो। नगर में जब यह खबर फैली कि बीरबल ने सोने की ईंटों का रहस्य खोला तो लोग बेइंतहा खुश हुए। कुछ ने कहा कि यह किस तरह की बुद्धि थी जिसने गिरोह को पकड़कर केवल न्याय ही नहीं किया बल्कि समाज के कमजोर लोगों को फिर से सहारा भी दिया। कुछ लोग बीरबल की तारीफों के गीत गाते रहे, पर बीरबल ने कहा, तारीफें सुनकर अच्छा लगता है,
पर असल काम तो न्याय ही है। शेख ने ईंटों के कुछ हिस्से को दरबार में दान कर दिया, ताकि उसके कारण जिन लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई थी, उन्हें राहत मिले। समय बीतता गया और शहर का माहौल फिर से सामान्य हुआ, पर लोगों के दिलों में बीरबल की बात गूंजने लगी कि सतह पर किसी को दोषी ठहराना आसान है, पर असली काम तो कारणों को समझकर न्याय करना है। बीरबल ने भी यही संदेश देना चाहा कि दया और समझदारी भी कानून के हिस्से होना चाहिए। अकबर ने महल में एक छोटी सी सभा बुलाई, जहां उसने सबको इंसाफ और दया के महत्व की सीख दी। शेख ने गांवों में आश्रय और रोजगार के कई छोटे छोटे कार्यक्रम शुरू किए, जिससे लोगों का विश्वास बहाल हुआ। कई महीने बाद जब फतिमा, शेख की बेटी, मंदिर के पास एक बुजुर्ग को कुछ अनाज दे रही थी, तब उसने बीरबल से कहा, आपकी समझदारी ने न केवल मेरे पिता का नाम बचाया, बल्कि उन लोगों की जिंदगी भी बचाई जो फंसे थे। बीरबल ने हाथ पर ठंडी मुस्कान रखी और कहा, यह सब जहांपनाह की नीति और आपके पिता की चाहत का ही परिणाम है। फतिमा ने आंसुओं से भरे चेहरे पर खुशी के संकेत दिखाए और बोली, मैं चाहती हूं कि यह कहानी हर बच्चे को सुनाई जाए, ताकि वे समझें कि सतही दंड और जल्दबाजी में फैसला करना हमेशा सही नहीं होता। वक्त ने कई मोड़ बदले, पर एक बात पुरानी ही रही। बीरबल की समझदारी और अकबर की सहानुभूति ने साबित कर दिया कि न्याय केवल दंड देना नहीं, बल्कि समाज के हर तबके का भला सोचना भी है। पूरे शहर में अब ईंटों वाली बात एक सीख बनकर रह गई। लोग अब किसी पर भी तुरंत इल्जाम लगाने की बजाय सबूतों और परिस्थितियों को समझने लगे थे। शेख ने भी अपने परिवार और कर्मचारियों के साथ मिलकर एक सामुदायिक सभा बनाई, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे न हों और लोग एक दूसरे की मदद करें। किसी दिन बीरबल अपने चिरपरिचित तरीके से अकबर के सामने आया और बोला, जहांपनाह, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि बड़ी से बड़ी संपत्ति अगर निष्पक्षता के साथ नहीं संभाली जाएगी, तो वो असल मायने में बड़ी नहीं रह जाएगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बात में गहराई है, पर तुमने इस बार न केवल दिमाग चलाया, बल्कि दिल भी लगाया। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, दिल से जुड़ी बातों को समझना हर बुद्धिमान के बस की बात नहीं होती, पर जहांपनाह आपके शासन ने बराबरी की हवा दी तो ये सब संभव हुआ। और इसलिए उस शहर में सोने की ईंटों का मामला न सिर्फ सुलझा, बल्कि उसने एक नए समय का संदेश भी दिया कि न्याय में प्यार और समझदारी का होना जरूरी है। लोगों ने बीरबल को ऋणी समझा, अकबर की स्तुति की और शेख ने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया। जिन मजदूरों को फंसाया गया था, उन्हें पुनर्वास मिला और वे अब शहर के सम्मानित निजाम का हिस्सा बन गए। झुमरू ने अपने पुराने सम्मान और सेवा को पुनः प्राप्त किया और फातिमा ने अपने पिता के साथ मिलकर शहर के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दिया। इस तरह 100 सोने की ईंटों का केस खत्म हुआ, लेकिन उसकी गूंज सदियों तक लोगों की जुबान पर बनी रही। हर बार जब कोई व्यक्ति जल्दी में आकर किसी पर इल्जाम लगाने की सोचता, तो जरा सा भी वो बीरबल और अकबर की उस सभा को याद कर लेता, जहां न्याय और दया ने मिलकर एक समस्या का हल निकाला था। एक छोटी सी सीख, न्याय तभी पूर्ण होता है जब दया और समझ उसके साथ हो। जल्दी में फैसला करने से पहले कारणों को तलाशो और लोगों की स्थिति को समझो। अगली कहानी का शीर्षक, बीरबल और अकबर की खोई हुई अंगूठी। अकबर बादशाह का सुबह का नाश्ता अभी खत्म हुआ ही था कि दरबार में हलचल मच गई। दरबारियों के चेहरे पर चिंता थी और कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। अचानक एक नौकर भागता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, आपकी अंगूठी खो गई है। अकबर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो अंगूठी जिसे अकबर प्रतिदिन अपने मुट्ठी पर पहनते थे, उस अंगूठी में उनके राज्य का मुहरनुमा चिन्ह जड़ा हुआ था। न केवल वो आभूषण था, बल्कि साम्राज्य की गरिमा और रियासत के अधिकार की पहचान भी। अंगूठी का किसी तरह खो जाना या गुम होना बड़े संकट की बात थी। अकबर उठकर बोले, कब देखी थी तुमने इसे आखिरी बार? नौकर ने कांपते हुए कहा, जहांपनाह,
कल रात रात्रिभोज के बाद मैंने देखा था कि आप अंगूठी मेज पर रख कर गए थे, पर आज सुबह जब आप हाथ में पहनने लगे तो अंगूठी नहीं मिली। अकबर ने तुरंत कमरे की तलाशी करने का आदेश दिया। महल के हर कोने, हर तख्ती और तकिए के नीचे खोज हो रही थी, पर अंगूठी न मिली। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम ही आओ, तुम्हें इसका हल निकालना होगा। बीरबल चटक हंसी के साथ आए और बोले, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए। जहां बुद्धि है वहां राह निकल ही आती है। पर मेरी एक शर्त है, आप दरबार में किसी पर भी तुरंत इल्जाम न लगाइए। अकबर ने सिर हिलाकर अनुमति दी और कहा, जाओ, जो कुछ चाहिए ले आओ और सच निकाल कर लाना। बीरबल ने पहले तो महल के सेवक भवन में जाकर सभी नौकरों और कामगारों से शांति से पूछा कि कल रात किसने क्या किया। सबने बताया कि रात का खाना किसने परोसा, किसने बर्तन धोए और किसने अंगीठी बुझाई, पर इन कहानियों में कोई ठोस सुराग नहीं था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी वस्तुएं वहां छिप जाती हैं जहां हम सबसे कम सोचते हैं, और कभी कभी वो खोई वस्तु किसी मन के बोझ के नीचे दब जाती है। उसने सबसे पहले महल के आवागमन के समय की सूची देखी, कौन कब प्रवेश और निकला। उसने ध्यान दिया कि कल रात थोड़ी सी असामान्य हलचल हुई थी। एक पुराना दरबारी जिसे हाल ही में नया आदेश मिला था, देर रात तक महल में गया और निकला। उसका नाम था गुलाम शरीफ। गुलाम शरीफ का अतीत हल्का संदिग्ध था, पर वो अकबर का विश्वसनीय पुरुष भी माना जाता था। बीरबल ने उसे बुलवाया और बड़ी सहजता से पूछा, शरीफ, कल रात तुमने मेरे लिए चाय लाई थी क्या? शरीफ ने झिझकते हुए कहा, हां बीरबल साहब, मैंने चाय लाई थी। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, और क्या आपने मेज पर कोई चीज रखी या हटाई? शरीफ बोला, जहांपनाह, मैंने आपके प्लेट के पास से कुछ नहीं उठाया। पर बीरबल ने उसकी आंखों में कुछ चुभता हुआ देखा। वो थोड़ी देर तक अपने पैरों की तरफ देखकर फिर बोला, मैंने कल एक अजनबी को महल के प्रवेश द्वार पर देखा था। वो एक छोटे से बैग के साथ खड़ा था। मैंने सोचा था कि वह किसी तीर्थयात्री का साथी है। ये सुनकर बीरबल ने ध्यान दिया कि महल के बाहर कुछ अजनबियों के आने की खबरें आ रही थी। उसने तुरंत महल के गेट पर तैनात पहरेदारों से पूछा। उनमें से एक निहायत ही ईमानदार मगर भुलक्कड़ पहरेदार रामचंद्र आगे आए और बोले, बीरे बाबू, कल रात मेरे पास एक वृद्धा आई थी जो दरबार में आने की जिद कर रही थी। मैंने उसे रोक दिया था, पर उसने बहुत अनुरोध किया। बीरबल ने बड़े आराम से कहा, हमें उसी वृद्धा का पता लगाना चाहिए। बीरबल ने महारानी के महल के पिछवाड़े और किचन के आसपास के कर्मचारियों से भी बात की। रसोइयों ने बताया कि कल रात एक छोटी सी सीत रसोई की लड़की थी जिसने खाना परोसने के बाद किसी वृद्धा के लिए अतिरिक्त रोटी रखी थी। उसका नाम मीना था। बीरबल ने मीना को बुलवाया और उसने लाल पीला चेहरा लिए बताया, हाँ साहब, कल रात एक बूढ़ी औरत आई थी। उसने कहा कि वो भूखी है और उसे कहीं ठहरने को नहीं। मैंने उसे रोटी दी और उस पर चादर भी दे दी। बीरबल ने अपने मन में कुछ जोड़ घटाकर कहा, बड़ा अच्छा, अब हमें यह देखना होगा कि वो वृद्धा कौन थी और क्या उसका हाथ कुछ छू कर गया था। बीरबल ने महल के चौकीदारों और निकटवर्ती दुकानदारों से भी जानकारी ली और पाया कि कोई बूढ़ा आदमी नहीं आया था, बल्कि एक महिला थी जो वृद्धा की तरह दिखाई देती थी। उस परानी ने बाजार में कुछ पुराने आभूषण बेचे होने की खबर सुनी गई थी। बीरबल ने तुरंत बाजार का रुख किया। बाजार में सुनारों और जौहरियों से बातचीत में पता चला कि सुबह कुछ लोग मिले जिन्होंने एक छोटी सी अंगूठी बेची थी, पर वे उसे असली समझे नहीं। अंगूठी का डिजाइन अनोखा था, जिस पर एक छोटा सा मुहरनुमा चिन्ह था, पर बहुत मामूली अवरण होने के कारण जौहरी ने उसे आंखअंदाज समझ लिया था। पर बीरबल का ध्यान उस डिजाइन पर गया। वो चिन्ह अकबर की अंगूठी जैसा था, पर छोटा लघु था। किसी ने शायद अंगूठी का नकल बनाकर बेचा था, या अंगूठी का एक हिस्सा कटा दिया गया था। बीरबल ने बाजार में उस बूढ़ी औरत के रास्ते का पीछा किया।
उसने आंखों में जिज्ञासा लिए पूछा और पाया कि वो वृद्धा एक असहाय स्त्री नहीं थी, पर उसकी चालें और कपड़े इतनी अच्छी तरह छुपाने वाले थे कि लोग उसे गरीब समझ लेते थे। उस वृद्धा ने कुछ स्थानीय धर्म स्थलों में भी रात्रि में खड़े रहकर दान पाया था। बीरबल ने पाया कि वृद्धा का असली नाम रहीमा था, पर उसका इतिहास किसी भिन्न शहर से जुड़ा हुआ था, जहां उसने अपनी झूठी पहचान बनाई थी। बीरबल ने राहत की सांस ली, पर फिर सोचा कि क्या रहीमा ने जानबूझकर अंगूठी चुराई थी या उसे किसी ने दे दी थी। बीरबल ने अकबर के निजाम से किसी को शक में लिए बिना धीरे से पूछताछ बढ़ाई। कई सवालों के बाद रहीमा ने आंखें मिटाई और माना, साहब, मैंने अंगूठी नहीं चुराई, पर मैंने उसे बेच दिया था। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। किसने दी तुम्हें? बीरबल ने पूछा। रहीमा ने निश्चलता से कहा, एक जवान लड़की ने मुझे दी। वो बहुत घबराई हुई थी और कह रही थी कि वो अंगूठी भूल गई है और अगर मैं इसे बेच दूं तो उसे कुछ मदद मिल जाएगी। बीरबल की बुद्धि ने तुरंत सवाल किया, कौन सी लड़की? कौन सा भय? उसने मेहरबानी से कहा, लड़की के बारे में और बताओ। रहीमा ने कहा, वो लड़की सफेद कपड़ों में थी, उसके बाल बंधे थे और उसकी गर्दन पर एक छोटी सी लटकन थी। वो बहुत खूबसूरत थी, पर आंखों में डर था। यह सुनकर बीरबल को भीतर ही भीतर कुछ और संकेत मिले। उसने महल के सभी महिला कर्मियों की सूचियां निकाली और पाया कि कल रात एक नई नौकरानी, जिसका नाम अनारकली था, हाल ही में शहर आई थी और वो कुछ दिनों से महल में काम कर रही थी। अनारकली एक आंखों में सपने और चेहरा में मासूमियत लिए हुए युवती थी, पर क्या वो इतनी साहसी थी कि अंगूठी चुराने का जोखिम उठाए? बीरबल ने अनारकली को शांति से बुलवाया। वो भयभीत दिखी और धीरे से बोली, बीरबल साहब, मैं सच बताऊं, कल रात मैंने अंगूठी उठाई थी, पर मैंने इसे चुराया नहीं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो फिर क्या हुआ? अनारकली ने कहा, मैं अंगूठी अपनी मां के लिए रखी थी। वो बीमार है और इलाज के लिए हमें पैसा चाहिए था, पर जब मैंने देखा कि अंगूठी बहुत भारी और कीमती है तो मैंने डर कर किसी को दे दिया ताकि मुझे पकड़ न लिया जाए। मैंने किसी अजनबी को दी थी जो मदद करने की बात कर रहा था, पर मैं नहीं जानती कि वो क्या करेगा। उसकी आंखों में सच्चाई और ग्लानि दोनों थे। बीरबल की आंखों में दया चमकी, पर वो संदेह से भी काम ले रहा था। उसने कहा, तुमने किसे दी? अनारकली ने हिचक कर कहा, उसने खुद को मेरे पड़ोसी के रूप में बताया, पर उसका असली नाम मुझे नहीं बताया। बीरबल ने महल में गुप्त तौर पर पूछताछ करवाई और पाया कि अनारकली का परिवार कुछ महीने पहले शहर आया था। उसके पिता का नाम चंदूलाल था, जो नगर के किनारे एक छोटे से ठेले पर कबाड़ और पुराने सामान बेचता था। बीरबल ने तुरंत चंदूलाल को भी बुलवाया और वो टूटकर बोला, मेरा परिवार हरा नहीं पा रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी ऐसा करेगी, पर क्या मैं उसे दोष दे सकता हूं? मेरा पेट और उनकी बीमारी मुझे परेशान करती रही। बीरबल ने आंखों में हल्की मुस्कान रखकर कहा, सवाल ये नहीं कि किसने क्या किया, बल्कि क्यों किया। पर असली पहेली थी, अंगूठी की असली पहचान कहाँ गई? बीरबल ने महल के चारों ओर के कागजात, दुकानों और गैर सरकारी ठिकानों की छानबीन करवाई। अंततः एक छोटी सी जौहर की दुकान पर वो निशान मिला, वही छोटा मुहरनुमा डिजाइन जो असली अंगूठी पर था। जौहरी ने बताया कि आज सुबह एक अनजान आदमी आया और एक अंगूठी बेचने की कोशिश की, पर उसने अंगूठी की कीमत कम कर दी और कहा कि वो गरीब है। उसने अंगूठी को जांचते हुए कहा कि अंगूठी अधूरी सी है, कहा से काटी गई सी, पर उसने उसे खरीद लिया क्योंकि उसे ईमानदारी की उम्मीद थी कि विक्रेता को जरूरत है। जौहरी ने अंगूठी बेची और पैसे दे दिए, पर उसका चेहरा इतना अस्पष्ट था कि कोई नाम नहीं लिया गया। अब मामला और पेचीदा होता गया। अंगूठी किन किन हाथों से गुजरी थी और कौन किस मकसद से जुड़ा था? बीरबल ने एक बार फिर अपने सूक्ष्म अन्वेषण की कला दिखाई। उसने महल के पास के सभी कच्चे सामान बेचने वालों, कुशल कामगारों
और ठेले वालों को बुलाकर कहा कि वे कल रात किसने क्या खरीदा, किसने किसे देखा। और इस तरह धीरे धीरे पता चला कि वही अंगूठी आखिर में कौपों के बाहर एक छोटे से मंदिर में पहुंची थी, जहां एक सन्यासी ने उसे थोड़ी देर के लिए रख लिया था। उस सन्यासी का नाम था गजानन। वो किसी हरकत में नहीं था, पर उसकी बुद्धि और हृदय बड़े थे। गजानन ने बताया कि एक लड़की ने उसे अंगूठी दी और कहा कि वो उसे सुरक्षित रखे, क्योंकि वो डर रही थी कि यदि अंगूठी उसके पास रही तो उसे पकड़ा जाएगा। सन्यासी ने अंगूठी कुछ समय के लिए अपने कमरसा में बांध ली थी, पर फिर उसने सोचा कि ऐसी चीजें दीवानेपन और लोगों के दुख का कारण बनती हैं, और उसने अंगूठी को राजा के पास लौटा देना ही उचित समझा। पर किसने अंगूठी वाकई राजा तक पहुंचाई, यही अंतिम कड़ी थी। बीरबल ने गुप्त रूप से उस रात के पहरेदारों और रास्तों की तहकीकात करवाई और पाया कि वही बूढ़ी औरत रहीमा, जिसने अंगूठी पहले बेची थी, असल में अनारकली की मां की सगी बहन थी। यानी अनारकली ने किसी तरह अपनी मुश्किल छिपाने के लिए अपने रिश्तेदार को भेजा था, ताकि अंगूठी बाजार में चली जाए। पर रहीमा ने पैसा पाकर अकेली नदी किनारे बैठकर विचार किया, क्या वो अंगूठी, बीच में आने वाला हिस्सा जो खोया हुआ था, वो दरअसल एक कोड था, कुछ अक्षर और कुछ संकेत जो मिलकर एक वाक्य बनाते। बीरबल ने उन अक्षरों का मिलान पुरानी भाषाओं से किया और पाया कि वाक्य कहता है, जिसे खोने का डर हो वो यहां टिके न रहे। बीरबल ने समझ लिया कि ये चेतावनी केवल भौतिक खोने के बारे में नहीं, बल्कि मनोभाव की परीक्षा भी है। यदि कोई व्यक्ति लालच में आकर बाग के फलों को ले जाएगा, तो उसे अपने अस्तित्व पर ही पछतावा होगा। बीरबल ने ठान्य ठान्य कहा, हमें जो भी करना है उसे सोच समझ कर करना होगा। अकबर ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, बीरबल, यदि ये कोई लाफाजी परीक्षण है तो क्यों न हम बाग की तलाशी करें, पर नीति यह रहे कि जो भी फल हम तोड़ेंगे वो ज्ञान और भलाई के लिए हो, स्वार्थ के लिए नहीं। बीरबल ने राजी होकर कहा कि पहले वे सार्वजनिक समिति बनाएंगे, जौहरी, किसान, गुरु और नौकर संचालक, ताकि कोई भी अकेला निर्णय न ले सके। मुसफिर ने हार्दिकता से कहा, जहांपनाह, मैं आगे बताओ कि नक्शा किस दिशा में है, पर उसे पाने के लिए पहचानी शर्तें पूरी करनी होंगी, ईमानदारी, धैर्य और परोपकार। इस प्रकार एक छोटी सी टुकड़ी बनकर वे सारे लोग निकले। रास्ता कठिन था, घने पेड़ों के बीच कानों को चुभती हवा, कुछ पेड़ों पर अजीब तरह के फूल और छोटे छोटे संकेत जो नक्शे पर थे। बीरबल ने देखा कि नक्शे के रंगीन बिंदु एक एक कर मिल रहे थे, पर हर बार जब कोई बिंदु दिखाई देता तो उसके समीप एक परीक्षा रहती, एक बूढ़े किसान का प्रश्न, एक विधवा का रोना या एक बच्चे की खांसी। हर बार टीम ने जांचा कि क्या वो चीज स्वार्थी मन से छुई गई है या दयालु संवेदना से। कई बार छोटी छोटी अवस्थाएं आई जहां जौहरी ने शोर मचाया कि यहां खजाना है, पर बीरबल ने उसे तुरंत रोका और कहा, हम यहां किसी खजाने की तलाश में नहीं, हम ज्ञान और भलाई की तलाश में हैं। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक घने हिरन की घाटी में पहुंचे, जहां नक्शे पर उल्टा सूरज की तरह काली कठोर चट्टानें थी। बीच में एक गुफा थी, पर गुफा के द्वार पर कुछ अजीब निशान थे, मानव और पशु के मिले जुले पदचिन्ह। गुफा के भीतर अंधेरा था, पर बीरबल ने अपनी टिमटी हुई मशाल से रोशनी डाली। अंदर एक छोटा सा बगीचा था, औपचारिक नहीं पर शानदार, जिसमें पेड़ अमूमन ज्योंत्यो दिखाई देने वाले नहीं थे। हर पेड़ पर अलग अलग रंग के फल लगे थे। कुछ फलों की खुशबुएं आंख के पता थी, कुछ पर चमके और कुछ पर दागदार निशान थे। बीच में एक बड़ा सा पेड़ था, उसका तना गहरा और ऊपर से नीचे तक कुछ लेख खुदे हुए थे। लेखों में लिखा था, जो ज्ञान मांगता है पहले प्रश्न पूछे, जो सत्ता चाहता है पहले निस्ता खोदे। दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता और भय दोनों थे। बीरबल ने कहा, यहां हर फल किसी प्रश्न का उत्तर देगा, पर उत्तर मात्र जानकारी नहीं देगा, वो तुम्हारी आत्मा का आईना होगा।
अकबर ने शांतिनिष्ठ होकर कहा, हम जानना चाहते हैं कि ये बाग लोगों की भलाई में कैसे काम आएगा। बीरबल ने एक एक कर फलों को परखा। कुछ फल खाने पर मूर्खता छूट गई। लोगों को अपने पुराने झूठे विश्वासों का बोध हुआ। कुछ फल खाने पर उदारता बढ़ गई। लोगों ने आपस के दोष जल्दी माफ कर दिए। पर कुछ फल ऐसे भी थे जो लालच का प्रलोभन देते थे। उनमें से कोई एक चख लिया तो मन पर भारी मोह छा जाता। बीरबल ने सभी से कहा, जो फल ज्ञान और सेवा का संकेत दे उसे अपनाओ, पर लालच के फलों से दूर रहो। अधिकारियों ने एक योजना बनाई। बाग की केवल उपयोगी फसलें साझा की जाएंगी। बीज जो सूखे में फसल दे सकें, औषधीय फल जो रोगी ठीक कर सकें, और कुछ ज्ञान के फल जिनसे शिक्षक और विद्वान सीख लें। खजाना की तरह दिखने वाले चमकदार फल जिन्हें लोग निजी उपयोग की चाह से तोड़ते, उन्हें वे छोड़ आएंगे। इस पर कुछ बहस हुई, क्यों कोई आकर्षक फल न ले? पर बीरबल ने समझाया कि बाग की मूल परीक्षा यही है, क्या तुम उसे अपनी सत्ता के विस्तार के लिए उपयोग करोगे या सबके भले के लिए? अकबर ने बिना देर के कहा, यह बाग जनता का है, हमारे राज्य का अमानत है, हम इसे साझा करेंगे। और ये बात सुनकर दरबारियों में आत्मीयता और गरिमा की हवा दौड़ी। जब वे लौटे तो मुस्फिर के चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, मैंने सोचा था कि यह नक्शा केवल कुछ चुनिंदा लोगों को अमीर बना देगा, पर तुम्हारे साथ आकर मैंने सीखा कि असली अमृत ज्ञान और भलाई को बांटना है। अकबर ने घोषणा की कि बाग के बीज और औषधि सबके लिए उपलब्ध कराए जाएं और स्थानीय लोगों को कृषि और चिकित्सा की शिक्षा दी जाए। शेखों और धनिकों ने भी इस योजना को सहर्ष स्वीकार किया और बाग की रक्षा के लिए एक समिति बनाई गई जिसमें जनता के प्रतिनिधि भी थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, नक्शा ने रास्ता तो दिखाया ही, पर असली परीक्षा ये थी कि हम उसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं। अकबर ने सभा में कहा, आज हमने न केवल एक रहस्य का भेद खोला, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि शक्ति बिना दया और बुद्धि के अर्थहीन है। मुस्फिर को सम्मान दिया गया और वो शहरी जनता के बीच राहत सुविधा बांटने लगा। बाग के कुछ फल दुर्लभ थे और केवल विशेष परिस्थितियों में ही दिए जाने का निर्णय लिया गया। उदाहरण के लिए महामारी में औषधि, अकाल में विशेष बीज। इस तरह बाग का उपयोग संतुलन में रखा गया ताकि कभी कोई व्यक्ति अकेला उसका दुरुपयोग न कर सके। समय के साथ उस बाग की कथा लोक कथाओं का हिस्सा बन गई, पर बाग की असली सीख वह थी जो बीरबल और अकबर ने दरबार में दी, कि ज्ञान और संसाधन तभी अमूल्य होते हैं जब वे सभ्यतापूर्ण और परोपकारी ढंग से बांटे जाएं। नक्शा आधा होने का रहस्य भी खो गया था। ये माना गया कि आधा रहने का मकसद ही ये थे कि नक्शा केवल परीक्षण दे, उसे पूरा करने का कार्य समाज के द्वारा और समाज के लिए होना चाहिए। बीरबल ने भी एक छोटी सी बात कही, हमने नक्शा का मार्ग दिखा तो दिया, पर याद रहे, असली नक्शा तो प्रत्येक इंसान के अंदर होता है, उसका विवेक और उसकी संवेदना। कई सालों बाद जब बच्चे इस कहानी को सुनते तो उनके बड़े कहते, संसाधन और ज्ञान की ताकत वही है जो सबके हित में उपयोग हो। उस शहर में लोग अब भी कभी कभी उस जगह पर जाते और बाग से मिले कुछ उपहारों का सदुपयोग करते, पर सबसे बड़ा उपहार तो वह था जो लोगों ने एक दूसरे के प्रति दयालुता और समझ के रूप में पाए। अकबर ने बीरबल की सुंदर सूझबूझ की प्रशंसा की और बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हर नक्शा केवल रास्ता दिखाता है। फैसला हमने मिलकर लिया और वो फैसला ही सच्चा खजाना निकला। एक छोटी सी सीख, असली दौलत वह है जो समाज की भलाई में बांटी जाए। ज्ञान और संसाधनों का बांटकर प्रयोग ही उनकी वास्तविक कीमत बढ़ाता है। अगली कहानी का शीर्षक, बीरबल और परछाइयों वाला समर। दरबार में वही अजीब सी गर्मी छाई हुई थी। न हवा कोई राहत दे रही थी और न ही आसमान में कोई बादल का झुमका दिखाई दे रहा था। ऐसा मौसम जो आत्मा को चिथड़ा चिथड़ा कर दे, पर अकबर बादशाह की दृष्टि में केवल एक नई चुनौती थी। उस समर की दोपहरी में जब सूरज सिर पर तप रहा था, तब हर चीज अपना रंग
और आकार बदलती हुई सी लग रही थी। पर सबसे अजीब बात यह थी कि उस गर्मी में लोगों की परछाइयां कुछ अलग तरह से हिले डुली थी, मानो उन्हीं परछाइयों के अपने कोई इरादे हों। पहली बार जब यह घटना हुई तब केवल महल के एक नौकर ने इसे नोटिस किया। वो अपनी टोकरी उठाए पानी भरने जा रहा था कि उसने देखा उसकी परछाई अचानक आगे बढ़कर एक दरवाजे की ओर मुड़ी और वहां खड़ी होकर कुछ देखने लगी। नौकर चौंक कर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी परछाई फिर से उसके साथ चल पड़ी, पर उस परछाई के कदमों में कुछ जागरूकता और चालाकी सी थी। नौकर ने दरबार में जाकर इस बात की खबर दी। कई लोगों ने इस पर हंसी उड़ाई, पर बीरबल ने अपनी एक परछाई की ओर ध्यान से देखा और मुस्कुरा कर कहा, यह साधारण खेल नहीं है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, क्या अब परछाइयों में भी विद्रोह छिड़ गया है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, विजय और रहस्य दोनों इस मौसम में साथ आते हैं। अगर परछाइयां अलग व्यवहार कर रही हैं, तो इसका कोई कारण होगा, और कारण का पता लगाना मेरा काम है। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम जांच करो, पर जल्दी करो। ये अजीब घटनाएं दरबार की प्रतिष्ठा पर भी असर डाल सकती है। बीरबल ने सबसे पहले ये देखा कि क्या परछाइयों का अलग व्यवहार केवल महल में ही हो रहा है या पूरे शहर में भी। उसने कुछ स्थानीय दुकानदारों, खेतीहर मजदूरों और चाय वाले से बात की। सभी ने वही देखा। कहीं परछाई अचानक धीमी हो जाती, कहीं खो जाती और फिर किसी कैमरे की तरह किसी और दिशा में उछल कर जा बैठती। एक बूढ़े माली ने कहा, बीरबल साहब, मेरा पेड़ अपनी शाखा जैसी ही परछाई दिखाता था, परंतु कल से उसकी परछाई मेरे बगीचे की मिट्टी में जाकर बैठकर चुपचाप घंटों सूंघती रही, मानो उसे कुछ सूंघना हो। यह सुनकर बीरबल के मन में सवाल और गहरे हुए। बीरबल ने अपनी सेठी टोपी उठाई और कहा, हम ये समझेंगे कि परछाई क्यों बगल में जाकर बैठती है और फिर वापस आती क्यों नहीं। उसने शहर में कुछ चुने हुए युवकों को भेजा जो शाम सुबह छाया के व्यवहार का रिकॉर्ड ले आए। उन्होंने देखा कि परछाइयां उन स्थानों पर अधिक सक्रिय थी जहां लोग अपनी सचेत भावनाओं या छिपे हुए एहसासों के साथ खड़े होते थे। जैसे प्रेमी जो चुपके में मिले हों, दान देने वाला जो शर्म से झुका हो, या कोई अपराध जिसने उसका बोझ किसी के सीने पर रखा हो। यह संकेत देता था कि परछाई केवल आकार नहीं रही, वो किसी भाव का प्रतिबिंब बन रही थी। बीरबल ने असाधारण बुद्धि से समझा कि परछाई उन भावों का दर्पण है जिन्हें लोग प्रकट नहीं करते। पर क्यों अब अचानक इन भावों की परछाइयां स्वतंत्र होकर व्यवहार कर रही थी? उसने सोचा कि यह प्रकृति की कोई नई चाल हो सकती है, पर बीरबल ने अनुमान भी लगाया कि कहीं ये किसी जादू या लोक कथा के किस्से से जुड़ा तो नहीं। उसने पुराने ग्रंथों और लोक कथाओं का सहारा लिया और पाया कि ऐसे मौसम को परछाइयों का समर कहा जाता था। एक दुर्लभ समय जब आकाश और पृथ्वी के बीच की परतें थोड़ी पतली पड़ जाती और आत्माओं, विचारों और एहसासों की परछाइयां स्वतंत्र रूप से हिलने लगती। पर यह केवल कहानियां थी। असल में बीरबल को ठोस सबूत चाहिए था। वो बीरबल ही क्या, उसकी जिज्ञासा ने उसे उस बूढ़े साधु की ओर ले जाया जो शहर के बाहर रहता था और जिसे लोग परछाई वाला बाबा भी कहते थे। बाबा ने कहा, यदि परछाइयां आजाद हो रही हैं, तो इसका अर्थ है कि किसी ने उन सीमाओं को कमजोर किया है। या तो ये कोई मानवकृत प्रयोग है या प्रकृति की ही कोई भूल। बाबा ने बीरबल को बताया कि शहर के पास एक पुरानी कुंड है जिसे नीरज कुंड कहते हैं, और पुराने जमाने में धर्मगुरुओं का कहना था कि उस कुंड की गहराई में एक शीशा था जो दिन और रात के बीच की खिड़की को समायोजित करता था। अगर वो शीशा किसी कारण टूट गया हो या उस पर कोई धूल जम गई हो, तो परछाइयां असामान्य व्यवहार कर सकती है। ये सुनकर बीरबल ने तुरंत नीरज कुंड की ओर अपना कदम बढ़ाया। कुंड के पास पहुंचा तो देखा कि वहां का माहौल भी बेचैनी भरा था। पानी कुछ ज्यादा हलचल कर रहा था और आसपास का पत्थर अजीब तरह से ठंडा था।
कुंड के किनारे एक नन्ही चींटी की तरह सीरत दिखाई दे रही थी, जो लगातार अपने घर को व्यवस्थित कर रही थी। पर उसका काम अचानक बीच में रुक जाता और वो किनारे पर चली जाती, मानो पानी की कोई हल्की सी आवाज सुन रही थी, जो सामान्य नहीं थी। बीरबल ने कुंड के अंदर झांका और देखा कि पानी का रंग हल्का सा बदला हुआ था। उसमें कुछ चमकीले कण तैर रहे थे, जो सूरज की रोशनी पर अलग रंगों में झिलमिला रहे थे। बीरबल ने एक चम्मच से पानी लिया और उसे सूंघा, पर वहां कोई विषैला गंध न थी। उसने पास बैठकर ध्यान लगाया और देखा कि पानी में से किसी पुरानी चीज की अक्सी उभरती और डूबती दिख रही थी। शीशे का अंश शायद। उसने कुंड के रखवाले से पूछा कि क्या उसने कभी कुआं की सफाई करवाई है। रखवाले ने कहा कि वर्षों से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, पर कुछ दिनों पहले से किसी ने बीच बीच में गंदगी डालने की खबर मिली थी। लोगों ने उसे पापी काम समझकर छोड़ दिया। बीरबल ने ठान लिया कि वो कुंड की गहराई में उतरकर वो शीशा ढूंढेगा, और यदि शीशा प्रभावित है तो उसे ठीक करवा देगा। बीरबल ने कुंड के पानी को ग्रेजुएट तरीके से नापने का विचार किया, पर वो साहसिक भी था। उसने कुछ मजबूत रस्सियां मंगवाई, एक कुर्सी सी बनी और कुछ सहायक साथियों को बुला लिया। रात के पहले पखवाड़े में वे कुंड के किनारे खड़े हुए। जब बीरबल पानी के अंदर उतरने लगा, तब परछाइयां उसी समय कुछ और विचित्र तरीके से हंसी, मानो उन्हें ये सब देखते हुए अजीब मजा आ रहा हो। बीरबल ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पानी में उतरते हुए अपने मन को शांत किया। नीचे की गहराइयों में कुछ पुरानी चीजें पड़ी मिली। कुछ तो पीठ की परतों में गली थी और एक पत्थर जैसा अर्धभंगुर बर्तन मिला, पर बीच में एक सोने सा शीशा चमका, और ठीक उसी समय पानी की परछाइयां कभी कभी उभरती और फिर डूब जाती दिखी। बीरबल ने शीशे को निकाला। वो शीशा अपेक्षाकृत बारीक, पर भीतर से हथक रघे से बने निशानों वाला था। शीशे पर छोटी छोटी बूंदों की तरह खरोंचे और कुछ रंग जमा हुआ था, पर शीशा टूटा नहीं था। उसकी सतह पर महीन सी झुर्रियां थी। बीरबल ने शीशा लेकर हवा में उसे घुमाया और देखा कि जैसे ही उसकी सतह पर से धूल को हल्का सा हटा दिया गया, परछाइयों का अजीब व्यवहार थोड़ी देर के लिए शांत हुआ। ये एक संकेत था। शीशे का अस्तित्व परछाइयों और उनके व्यवहार के बीच की कड़ी था। बीरबल ने शीशा उठाकर सोचा कि उसे किन परिस्थितियों में रखा गया था। क्या किसी ने जानबूझकर इसे गंदा कर दिया था? उसने कुंड के आसपास के लोगों से पूछा और जाना कि कुछ दिनों पहले एक अनजान व्यापारी शहर में आया था, जो रात को कुंड के पास होकर कुछ खांसता हुआ निकला था। उसके कपड़ों पर जादुई सा धूल का रंग था। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि उस व्यापारी की पहचान की जाए। कुछ दरबारियों ने पता लगाया और पाया कि वो व्यापारी किसी दूर के रेगिस्तान से आया था, और उसके पास से अजीब सी छोटी छोटी रतिनियां मिली थी, जो परछाइयों से खेलती थी। बीरबल ने अकबर को सब कहा। अकबर ने गंभीर होते हुए कहा, यदि किसी ने जानबूझकर वो शीशा गंदा किया है, तो इसका मकसद क्या हो सकता है? बीरबल ने कहा, यह एक परीक्षण हो सकता है। या तो किसी ने परछाइयों को आजमाना चाहा, या किसी ने लोगों की छिपी हुई इच्छाओं का लाभ उठाने की सोची। अकबर ने निर्णय लिया कि शीशा को महल में सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और उसे साफ करके फिर से उसी स्थान पर रख दिया जाए। पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, शीशा को केवल साफ करने से काम नहीं चलेगा। हमें देखना होगा कि किन किन लोगों की परछाइयां सबसे ज्यादा विचलित हो रही थी। बीरबल ने एक चाल चली। उसने महल में एक उत्सव का आयोजन किया, जहां कहा गया कि आज रात एक बड़ी रोशनी और छायांकन खेला जाएगा। सबने सोचा ये सिर्फ मनोरंजन है, पर बीरबल ने उस रात कुछ विशेष प्रयोग करा दिए। उसने कुछ चुने हुए लोगों से कहा कि वे जानबूझकर अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाएं। कुछ से कहा कि वे खुलकर अपनी खुशी दिखाएं, और कुछ को कहा कि वे मन के डर का प्रदर्शन करें। बीनियों और लालटेन की रोशनी में जब लोग इकट्ठे हुए, तब परछाइयां सचमुच जीवित हो उठीं,
पर इस बार उनकी गतिविधियां एक तरह की परीक्षा में बदल गई। जो लोग सच में सरल और दयालु थे, उनकी परछाइयों ने उनकी भावनाओं के अनुरूप नर्म और सहायक हरकतें की। लेकिन जिन लोगों के दिलों में किसी प्रकार का द्वेष, लालच या पाखंड था, उनकी परछाइयां अचानक अजीब चालें दिखाने लगी। वे आगे निकलकर ताजा बर्तनों को गिराने लगी या किसी की टोपी उठाकर भागने की कोशिश कर रही थी। जनता में अफरातफरी हुई, पर बीरबल ने शांति बनाए रखी। उसने धीरे धीरे अलग अलग लोगों की परछाइयों की चालों को नोट किया और देखा कि जिन परछाइयों ने सबसे अधिक उत्पात मचाया, उनके पीछे वही व्यापारी और कुछ संदिग्ध लोग खड़े थे। यानी परछाइयों को भड़काने में इन लोगों की भूमिका थी। अगली सुबह बीरबल ने उन संदिग्धों को बुलवाया और उनके इरादों की तहकीकात की। व्यापारी ने कबूल किया कि वो कुछ अनछुई जादुई रतीनियां बेच रहा था, जिनका उपयोग किसी के इरादों को बढ़ाने में किया जा सकता था। वो उन रतीनियों को लोगों के कपड़ों और आभूषणों में छिपा कर रख देता था और फिर पहले से तय संकेतों पर उन्हें सक्रिय कर देता था। उसका उद्देश्य सरल था, शहर में अफरातफरी मचाकर व्यापार के नए अवसर पाना और लोगों की कमजोर मान्यताओं का लाभ उठाना। पर बीरबल ने उसे पकड़ा और कहा, तुम्हारे हाथों में एक औजार है, पर जिम्मेदारी वही जिसे उसे सही रहकर इस्तेमाल करना आता है। व्यापारी ने आंसुओं के साथ कहा, माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मेरी मेहनत की कमाई में लोग धोखा करते थे। बीरबल ने कहा, मजबूरी कोई अपराध का बहाना नहीं। अकबर ने व्यापारी को दंड दिया, पर उसके अपराध का असर चरम था। इसका इलाज केवल दंड से नहीं था। बीरबल ने उस व्यापारी से कहा कि वो सारी रतीनियां और जादुई सामग्री सौंप दे और साथ ही लोगों को सिखाने के लिए काम करे कि परछाइयों का सम्मान कैसे करना चाहिए। व्यापारी ने माफी मांगी और कहा कि वो अब से लोगों को छलने की जगह ज्ञान बांटेगा। ध्यान देने वाली बात यह थी कि शीशे पर जमा जो धूल थी, वो वास्तव में केवल धूल नहीं थी। वो लोगों के दबे हुए एहसासों और उन रतीनियों की मिलीजुली परत थी। बीरबल ने शीशे की सतह को सावधानी से साफ करवाया और फिर उसे उसी कुंड में वापस रखा। पर इस बार उसने एक शर्त रखी। शीशा वो नहीं कर सकता था कि वो परछाइयों को पूरी तरह आजाद कर दे। परछाइयां तब तक विचलित होंगी जब तक लोग अपने अंदरूनी भावों पर काम नहीं करेंगे। समय के साथ धीरे धीरे चीजें सामान्य हुई। परछाइयां भी वैसी ही शांत हुई जैसी पहले थी, पर अब वे उन लोगों की भावनाओं का सूक्ष्म दर्पण बनकर रह गई जिनके दिल सच्चे थे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने इस रहस्य को न सिर्फ सुलझाया बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि उनकी परछाइयां उनके भीतर की सच्चाई को दिखाती है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, परछाई किसी की सजा नहीं होती। ये सिर्फ एक संकेत है और हर संकेत सुधार का एक अवसर देता है। इस अनुभव ने पूरे शहर को बदल दिया। लोग अब अधिक सजग और संवेदनशील हो गए। वे अपने क्रोध, डर और लालच पर ध्यान देने लगे। बच्चों को परछाइयों के साथ खेलते समय सिखाया जाता कि परछाई केवल उनका साथी है, न कि उनकी पहचान। बगीचों में प्रेमी अब छिपकर मिलते नहीं थे, बल्कि अपने प्रेम की इजहार खुलकर करते थे, ताकि उनकी परछाइयां शर्म से न छिपे। दुकानदारों ने अपने व्यापार में ईमानदारी बरती और जो लोग पहले परछाइयों की चालों से भयभीत थे, उन्होंने ध्यान और योग की साधनाएं अपनाई। समर का वो मौसम बीत गया, पर उसकी छाप लंबे समय तक लोगों के दिलों में रही। परछाइयां फिर अपना सामान्य काम करने लगी। सूरज की रोशनी में उनका आकार खिंचता, शाम में वे लंबी छाती रखती, पर अब वे लोगों के साथ संवाद भी करती, सूक्ष्म संकेत भेजती कि तुम्हारा मन कैसा है। बीरबल ने एक बार अंतिम सभा में कहा, हमने परछाइयों को आजाद नहीं किया, बल्कि हमने उन्हें अपनी आत्मा का सही प्रतिबिंब बनने दिया। और अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अगर परछाइयां अब सही बतिया रही है, तो समझो हमारे यहां सच का वास और भी मजबूत हो गया है। जनता ने भी इस बात का स्वागत किया।
और शहर में एक नई समझदारी आई कि बाहरी रूप से जितना सुंदर दिखना चाहिए, अंदर से उतना ही शुद्ध भी होना चाहिए। एक छोटी सी सीख, परछाई केवल अपना चेहरा नहीं, वो हमारी अंतरात्मा का दर्पण है। यदि तुम अपनी परछाई से शांति चाहते हो तो पहले अपने भीतर की परछाइयों को ठीक करो। अगली कहानी का शीर्षक, बीरबल और सुनहरी क्लम का राज। बीरबल ने एक चाल चली। उसने महल में एक उत्सव का आयोजन किया, जहां कहा गया कि आज रात एक बड़ी रोशनी और छायांकन खेला जाएगा। सबने सोचा ये सिर्फ मनोरंजन है, पर बीरबल ने उस रात कुछ विशेष प्रयोग करा दिए। उसने कुछ चुने हुए लोगों से कहा कि वे जानबूझकर अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाएं। कुछ से कहा कि वे खुलकर अपनी खुशी दिखाएं, और कुछ को कहा कि वे मन के डर का प्रदर्शन करें। बीनियों और लालटेन की रोशनी में जब लोग इकट्ठे हुए, तब परछाइयां सचमुच जीवित हो उठीं, पर इस बार उनकी गतिविधियां एक तरह की परीक्षा में बदल गई। जो लोग सच में सरल और दयालु थे, उनकी परछाइयों ने उनकी भावनाओं के अनुरूप नर्म और सहायक हरकतें की। लेकिन जिन लोगों के दिलों में किसी प्रकार का द्वेष, लालच या पाखंड था, उनकी परछाइयां अचानक अजीब चालें दिखाने लगी। वे आगे निकलकर ताजा बर्तनों को गिराने लगी या किसी की टोपी उठाकर भागने की कोशिश कर रही थी। जनता में अफरातफरी हुई, पर बीरबल ने शांति बनाए रखी। उसने धीरे धीरे अलग अलग लोगों की परछाइयों की चालों को नोट किया और देखा कि जिन परछाइयों ने सबसे अधिक उत्पात मचाया, उनके पीछे वही व्यापारी और कुछ संदिग्ध लोग खड़े थे। यानी परछाइयों को भड़काने में इन लोगों की भूमिका थी। अगली सुबह बीरबल ने उन संदिग्धों को बुलवाया और उनके इरादों की तहकीकात की। व्यापारी ने कबूल किया कि वो कुछ अनछुई जादुई रतीनियां बेच रहा था, जिनका उपयोग किसी के इरादों को बढ़ाने में किया जा सकता था। वो उन रतीनियों को लोगों के कपड़ों और आभूषणों में छिपा कर रख देता था और फिर पहले से तय संकेतों पर उन्हें सक्रिय कर देता था। उसका उद्देश्य सरल था, शहर में अफरातफरी मचाकर व्यापार के नए अवसर पाना और लोगों की कमजोर मान्यताओं का लाभ उठाना। पर बीरबल ने उसे पकड़ा और कहा, तुम्हारे हाथों में एक औजार है, पर जिम्मेदारी वही जिसे उसे सही रहकर इस्तेमाल करना आता है। व्यापारी ने आंसुओं के साथ कहा, माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मेरी मेहनत की कमाई में लोग धोखा करते थे। बीरबल ने कहा, मजबूरी कोई अपराध का बहाना नहीं। अकबर ने व्यापारी को दंड दिया, पर उसके अपराध का असर चरम था। इसका इलाज केवल दंड से नहीं था। बीरबल ने उस व्यापारी से कहा कि वो सारी रतीनियां और जादुई सामग्री सौंप दे और साथ ही लोगों को सिखाने के लिए काम करे कि परछाइयों का सम्मान कैसे करना चाहिए। व्यापारी ने माफी मांगी और कहा कि वो अब से लोगों को छलने की जगह ज्ञान बांटेगा। ध्यान देने वाली बात यह थी कि शीशे पर जमा जो धूल थी, वो वास्तव में केवल धूल नहीं थी। वो लोगों के दबे हुए एहसासों और उन रतीनियों की मिलीजुली परत थी। बीरबल ने शीशे की सतह को सावधानी से साफ करवाया और फिर उसे उसी कुंड में वापस रखा। पर इस बार उसने एक शर्त रखी। शीशा वो नहीं कर सकता था कि वो परछाइयों को पूरी तरह आजाद कर दे। परछाइयां तब तक विचलित होंगी जब तक लोग अपने अंदरूनी भावों पर काम नहीं करेंगे। समय के साथ धीरे धीरे चीजें सामान्य हुई। परछाइयां भी वैसी ही शांत हुई जैसी पहले थी, पर अब वे उन लोगों की भावनाओं का सूक्ष्म दर्पण बनकर रह गई जिनके दिल सच्चे थे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने इस रहस्य को न सिर्फ सुलझाया बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि उनकी परछाइयां उनके भीतर की सच्चाई को दिखाती है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, परछाई किसी की सजा नहीं होती। ये सिर्फ एक संकेत है और हर संकेत सुधार का एक अवसर देता है। इस अनुभव ने पूरे शहर को बदल दिया। लोग अब अधिक सजग और संवेदनशील हो गए। वे अपने क्रोध, डर और लालच पर ध्यान देने लगे। बच्चों को परछाइयों के साथ खेलते समय सिखाया जाता कि परछाई केवल उनका साथी है, न कि उनकी पहचान।
बगीचों में प्रेमी अब छिपकर मिलते नहीं थे, बल्कि अपने प्रेम की इजहार खुलकर करते थे, ताकि उनकी परछाइयां शर्म से न छिपे। दुकानदारों ने अपने व्यापार में ईमानदारी बरती, और जो लोग पहले परछाइयों की चालों से भयभीत थे, उन्होंने ध्यान और योग की साधनाएं अपनाई। समर का वो मौसम बीत गया, पर उसकी छाप लंबे समय तक लोगों के दिलों में रही। परछाइयां फिर अपना सामान्य काम करने लगी। सूरज की रोशनी में उनका आकार खिंचता, शाम में वे लंबी छाती रखती, पर अब वे लोगों के साथ संवाद भी करती, सूक्ष्म संकेत भेजती कि तुम्हारा मन कैसा है। बीरबल ने एक बार अंतिम सभा में कहा, हमने परछाइयों को आजाद नहीं किया, बल्कि हमने उन्हें अपनी आत्मा का सही प्रतिबिंब बनने दिया। और अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अगर परछाइयां अब सही बतिया रही है, तो समझो हमारे यहां सच का वास और भी मजबूत हो गया है। जनता ने भी इस बात का स्वागत किया, और शहर में एक नई समझदारी आई कि बाहरी रूप से जितना सुंदर दिखना चाहिए, अंदर से उतना ही शुद्ध भी होना चाहिए। एक छोटी सी सीख, परछाई केवल अपना चेहरा नहीं, वो हमारी अंतरात्मा का दर्पण है। यदि तुम अपनी परछाई से शांति चाहते हो, तो पहले अपने भीतर की परछाइयों को ठीक करो।